राजापुरम नामक एक छोटा सा गांव उत्तर भारत के एक बड़े राज्य में था। नाम के अनुरूप ही यह गांव बहुत वैभवशाली और संपन्न लोगों का गांव था। सभी लोग बहुत ही सीधे, ईमानदार और खुश रहने वाले लोग थे। लेकिन धीरे धीरे वहां सब कुछ खत्म होने लगा था। लोग बीमार और दुखी रहने लगे। लोग आपस में लड़ने झगड़ने लगे। चारों तरफ मातम पसरा रहता था। कोई नहीं जानता था कि आखिर वहां क्या हो रहा था। बस सब एक दूसरे से नफरत करने लगे थे। शहर में अपने माता पिता के साथ रहने वाली शिवानी हर साल छुट्टियों में अपने दादा दादी के पास आती थी। उसे गांव आकर बेहद खुशी और सुकून मिलता। पर इस बार जब वो गांव आई तो वहां के हालात देखकर वो बहुत परेशान हो गई। दादाजी, ये सबको क्या हो गया है? यहाँ के लोग तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। अचानक क्या बात हो गई जो ये सब एक दूसरे से इतना झगड़ने लगे? नहीं पता बेटी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या वजह है इन सब के पीछे। कोई कुछ ना समझने को तैयार है और ना ही कुछ बताने को। मगर दादाजी, आखिर कुछ वजह तो रही होगी। आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? शिवानी, मैं भी काफी दिनों से यही खोजने में लगा हूँ कि आखिर ये सब किया किसने। तो क्या आपको कुछ नहीं पता चला? ज्यादा तो नहीं, मगर मैं इतना यकीन से कह सकता हूँ कि अवश्य ही यहाँ कुछ गलत हुआ है, जिसका नतीजा हम सब भुगत रहे हैं। दादाजी, तो क्या हम कुछ भी नहीं कर सकते? बेटा, हम कर भी क्या सकते हैं जब कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। अब तो मैंने और तुम्हारी दादी ने भी ये गांव छोड़ने का मन बना लिया है। मैं तुम्हारे पिताजी से बात करने ही वाला था कि तुम आ गई। अब देखो, तुम ज्यादा परेशान मत हो। हम सब जल्दी ही शहर चलेंगे। सब वहीं मिलकर रहेंगे। बहुत रात हो चुकी है, अब तुम भी आराम करो। काफी थकी हुई भी लग रही हो। चलो शिवानी, आओ, तुम मेरे साथ आओ। आज मैं तुम्हारे साथ ही सोऊंगी। दादी तो सो जाती हैं, मगर शिवानी को जरा सी भी नींद नहीं आती। अगली सुबह शिवानी दादाजी से कहती है, दादाजी, क्या हमारे यहाँ से चले जाने से सारी परेशानियाँ ठीक हो जाएंगी? नहीं शिवानी, मगर हम क्या करें? दादाजी, हमें कोशिश करनी होगी। हम फिर से सब लोगों से बात करेंगे। ठीक है बेटा, जैसा तुम कहो। शिवानी, दादाजी और दादी गांव में घर घर जाकर लोगों से बात करते हैं। रात में तीनों थक कर एक पुरानी हवेली के पास बैठ जाते हैं। वे तीनों बात ही कर रहे होते हैं कि उन्हें एक बहुत ही बूढ़ा आदमी नजर आता है। दादाजी, इन्हें तो मैं नहीं जानती, ये कौन है? शिवानी, ये भोलू काका है। इस पुरानी हवेली की देखभाल करते हैं। उनके बारे में जानकर शिवानी भीलू काका की तरफ बढ़ती है और कहती है, नमस्ते काका, क्या आप बता सकते हैं कि जो अब इस गांव के हालात हैं वो किस वजह से हैं? बुरा करोगे तो बुरा ही भुगतोगे। मतलब? मैं कुछ समझी नहीं काका। इसमें ना समझने जैसी क्या बात है बेटी? क्या तुम्हारे दादाजी ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? दादाजी, ये काका क्या कह रहे हैं? आपने तो कहा था कि आपको कुछ पता नहीं है। भोलू, तुम मेरे लिए ऐसा क्यों कह रही हो? मैंने क्या किया है भाई? आपने कुछ किया तो नहीं है, मगर जो गलत हो रहा था आपने उसे रोका भी तो नहीं था। दादाजी, क्या आप अब भी मुझे सच नहीं बताएंगे? हाँ, सही कह रही है बिटिया। अब तो आपको सच बताना ही पड़ेगा। शिवानी, मेरा यकीन मानो, मुझे कुछ भी ज्यादा नहीं पता है। बस इतना ही पता है कि आज से 6 महीने पहले हमारे गांव में एक बहुत ही परोपकारी परिवार रहता था। हरिओम शरण।
मेरे बहुत ही अच्छे मित्र थे। वो और उनका पूरा परिवार, यानी उनकी पत्नी जया, बेटा शशांक, बेटी शिखा, हमेशा ही दूसरों की मदद करने वाले लोग थे। मतलब दादाजी, अब वे लोग कहाँ हैं? क्या हुआ उनको? मैं नहीं जानता, मगर पहले जो कुछ मुझे पता है उसे पूरा तो सुन लो। गांव में ही एक और परिवार रहता था, केशव और उसका परिवार। हरिओम शरण के परिवार से बिल्कुल विपरीत, हमेशा दूसरों से लड़ने और पैर रखने वाले लोग। केशव हरिओम शरण को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो उसको हमेशा ही गलत काम करने से रोकते थे। यहाँ तक तो फिर भी सब ठीक था, मगर असल दुश्मनी तब बढ़ी जब दोनों ही इस गांव के सरपंच बनना चाहते थे। केशव ने हरिओम शरण को धमकाया भी था कि वो अपना नाम वापस ले ले, नहीं तो वो उनके साथ बहुत बुरा करेगा। मगर हरिओम शरण ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि गांव वाले भी उन्हें ही अपने मुखिया के तौर पर देखना चाहते थे। एक रात की बात है, उनकी बेटी शिखा घबराई हुई मेरे पास आई थी। चाचा जी, आप जल्दी चलिए, वो लोग हमें मार डालेंगे। जल्दी चलिए, जल्दी खींचिए। शिखा, तुम घबराओ नहीं बेटा, मैं अभी अपनी टॉर्च और लाठी लेकर आता हूँ। नहीं चाचा जी, इतने में बहुत देर हो जाएगी। भगवान के लिए हमें बचा लीजिए। चलिए चाचा जी, चलिए। चलो बेटा, तुम आगे चलो, मैं 2-3 लोगों को भी साथ ले लेता हूँ। अरे मुकेश, ओ मुकेश, जल्दी उठो, जल्दी बाहर आओ। जैसे ही उस घर का दरवाजा खुलता है और मुकेश बाहर आता है, दादाजी पीछे पलट कर देखते हैं, मगर शिखा वहां से गायब हो चुकी होती है। वो मुकेश के साथ इधर उधर उसको बहुत खोजते हैं, मगर वह उन्हें कहीं नहीं दिखती। मैंने शिखा को बहुत ढूंढा, मगर वो कहीं नहीं मिली। मिला तो बस केशव। जब मैंने उससे शिखा के बारे में पूछा तो उसने कहा, काका, इस बुढ़ापे में क्यों इतना परेशान हो रहे हो? जाओ घर जाओ और चुपचाप सो जाओ। इस उम्र में तबीयत बिगड़ी तो शहर में रहने वाले तुम्हारे बेटा बहू भी परेशान हो जाएंगे। भलाई इसी में है कि तुम अपना मुंह बंद रखो। बस बेटा, मैं बहुत डर गया था, अपने लिए, तुम्हारी दादी के लिए और तुम सब के लिए। इसलिए मैं किसी को बिना कुछ बताए चुपचाप सो गया। मेरी बस इतनी सी ही गलती है। इतनी सी गलती? क्या सच में ये बहुत छोटी सी गलती थी? उस रात के बाद हरिओम शरण जी और उनके परिवार को किसी ने नहीं देखा। उनकी बेटी हर घर के आगे मदद की गुहार लगाती रही, लेकिन केशव के डर से किसी ने उसकी मदद नहीं करी। काका, जब आपको पता था कि शिखा मदद के लिए चिल्ला रही थी, तो फिर आपने भी उसकी मदद क्यों नहीं की? क्या आप भी केशव से डर गए थे काका? नहीं बेटा, मैं बूढ़ा हूँ, लाचार हूँ। मैंने बहुत कोशिश करी थी, मगर मैं उनके सामने नहीं टिक पाया। केशव और उसके साथियों ने हरिओम शरण और उसके परिवार को पुरानी हवेली में जिंदा जला दिया। मैं बहुत गिड़गिड़ाया, सबसे मदद मांगी, पर किसी ने साथ नहीं दिया। और पुलिस को भी केशव ने खरीद लिया। उन भले लोगों के साथ जो केशव और इन गांव वालों ने किया, उसी का ही परिणाम ये लोग भुगत रहे हैं। उन सबका श्राप लगा है इस गांव को, इसलिए अब यहाँ पर हर समय मातम ही रहता है। तो दादाजी, केशव अब कहाँ है? नहीं पता बेटा। एक रात वो और उसका परिवार भी
इस गांव से चले गए। कहाँ गए कोई नहीं जानता। दादाजी, अब बहुत रात हो चुकी है, चलिए आप भी चलकर आराम कीजिए। कल सुबह हम सब गांव वालों से बात करेंगे। अगली सुबह शिवानी के कहने पर सभी गांव वाले गांव के चौपाल पर इकट्ठे होते हैं। शिवानी सबसे कहती है, क्या आप सबको लगता है जो हरिओम शरण काका और उनके परिवार के साथ हुआ वो सब सही था? आखिर क्या गलती थी उनकी? सबकी मदद करना, सबका ध्यान रखना। क्या हो गया था आप सबको जब वो सारा परिवार मदद के लिए पुकार रहा था और आप सब अपने अपने घरों में चुप बैठे थे? शिवानी के इतना जोर जोर से चिल्लाने के बाद भी कोई कुछ नहीं बोल रहा था। सब जानते थे उन्होंने गलत तो किया था। आप सब चुप क्यों हैं? इतना सब कुछ हो गया और किसी ने कुछ कहा तक नहीं। हम करते भी क्या शिवानी, जब केशव के डर से गांव के बड़े बड़े लोग भी चुप थे तो हम जैसे गरीब लोगों की क्या हिम्मत थी। चलिए मैं मानती हूँ आप सब तब कुछ नहीं कर पाए, लेकिन क्या अब भी हम सब हाथ पर हाथ रखे बैठे रहें? क्या अब भी दोषियों को सजा नहीं मिलनी चाहिए? इसी चुप्पी के कारण हम सब कितना कुछ भुगत रहे हैं। हर घर में बीमारी, मौत और कला है। आप माने चाहे ना माने, ये सब उन सब लोगों की आत्माएं ही कर रही हैं। और तुम क्या चाहती हो शिवानी, बताओ हमें क्या करना है? सबसे पहले तो हम सबको मिलकर पुलिस स्टेशन चलना होगा और जिसको जो कुछ भी पता है वहाँ सब सच सच बताना होगा। अगर हमें अपने बच्चों और अपने गांव को इस आफत से बचाना है तो हमें हिम्मत करनी ही होगी। सभी लोग शिवानी के कहने पर उसके साथ पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और सारी हकीकत बोल देते हैं। क्या आप लोगों के पास केशव की कोई तस्वीर है? इससे हमें उसे ढूंढने में आसानी होगी। हाँ साहब, गांव में जब मेला लगता है तब मैं ही सबकी तस्वीरें खींचता हूँ। मेरे पास उसकी फोटो जरूर होगी। सब गांव वालों के सहयोग और पुलिस की कोशिशों के कारण शहर में छिपा केशव और उसका परिवार पकड़ा जाता है। सख्ती से पूछने पर वह अपना जुर्म भी कबूल लेता है कि कैसे उसने उन चारों की बेरहमी से जिंदा जलाकर हत्या की। केशव को और उसके साथियों को भी मौत की सजा सुनाई जाती है। इधर गांव में शिवानी पुलिस और गांव वालों की सहायता से पुरानी हवेली को खुलवाती है। वहां पर उन चारों की राख बरामद होती है, जिसका सब गांव वाले फिर से दाह संस्कार करते हैं। जिस समय उनका अंतिम संस्कार हो रहा था, शिवानी को लगा जैसे वो चारों उसको सामने खड़े दिखते हैं। उसमें हरिओम शरण की आत्मा कहती है, हमारा बदला पूरा हुआ बेटा, तुम्हारा बहुत धन्यवाद। जल्दी ही उनकी आत्माएं आकाश में चली जाती हैं। एक बार फिर से गांव में चारों तरफ हंसी खुशी का माहौल हो जाता है और ये सब बस शिवानी की हिम्मत की वजह से ही तो हुआ था।